हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपको क्लास 10th बायो लाइव प्रोसेस चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें मैंने आपको डाइजेशन न्यूट्रिशन का खत्म कर दिया, आपको मैंने ट्रांसपोर्टेशन बता दिया, रेस्पायरेशन मेरा हो गया। ठीक है, अब लास्ट पोर्शन आपका बचा है आपका इजेशन एक्सक्रीशन वाला पोर्शन, उसके बाद आपका प्लांट का फोटोसिंथेसिस वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो कल नहीं आया था, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, बिजी था मैं थोड़ा सा, तो इसलिए डिले हो गया, नहीं आया। ठीक है, तो वीडियो हो सकता हो एक दो दिन ना, मतलब ऐसे सिंगल डे ही गैप होगा, बट वीडियो आएगी जरूर आपकी। ठीक है, आपका जो मैंने लिया है कि चैप्टर आपका फिनिश होगा, वो आपका चैप्टर मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करें। फिर तो शुरू करने से पहले कुछ बच्चों का डाउट आया मेरे पास, पहले मैं वो उनको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये डाउट आज जैसे आया है कि पहला है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रिवेंट्स बिटवीन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। एक्चुअली क्या है कि ये जो फिगर था वो, उसमें फिगर में जो लेबलिंग थी वो सही नहीं हो पाई थी थोड़ी सी। एक्चुअली आपका जो हार्ट होता है, ठीक है, जैसे आपका अगर ये मान लीजिए आपका अगर ये हार्ट है, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, हार्ट के सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है, अब क्योंकि ये 11th क्लास में है, ठीक है, अभी नहीं है 10th में, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम पेराइटल मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, आप पेरिटल मेम्ब्रेन बोल सकते हो और पेराइटल पेरिकार्डियल बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो सबसे आउटर की होती है, उसके बाद हार्ट से एक जस्ट थोड़ी सी इससे सटी हुई निकलती है, इसको बोलते हैं विसरल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका नाम रखा गया है विसरल मेम्ब्रेन। पैराइटल और विसरल के बीच में एक गैप क्रिएट होता है और उस गैप के अंदर आपका प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका काम होता है फ्रिक्शन को लेस करना। ठीक है, ताकि हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, हार्ट शॉक को एब्जॉर्व करने में, कोई मैकेनिकल अगर इंजरी शॉक होती हो, झटका लगता हो, तो उसको झटका सहने के लिए वो एक आसानी उसको रहे। ठीक है, तो वो फिगर में थोड़ा सा नहीं लेवलिंग हुआ होगा, तो आप ऐसा है नहीं 10th क्लास में, बट आप फिर भी हार्ट की जो सबसे आउटर लेयर होती है पैराइटल या पेरिकार्डियल होती है, और सबसे इनर लेयर जो होती है वो विसरल होती है, दोनों के बीच में एक जगह क्रिएट होती है, उसी को हम, उसमें आपका एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जिसका काम होता है फ्रिक्शन को लेस करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका द वॉल ऑफ द आर्ट्रिया। एक्चुअली वो कॉपी में थोड़ा सा जो नोट्स में था वो ये वर्ड गलत हो गया, आप उसको सही कर लेना। द वॉल ऑफ द आर्ट्रिया मतलब आर्टरी नहीं है, वो एट्रियम है, वो एट्रिया है। ठीक है, तो ये इसी के नाते बच्चों को कंफ्यूजन है ही। ठीक है, मैंने भी बाद में देखा, एक्चुअली जो नोट्स में लिख दिया है उसने लिख दिया है एट्रिया। ठीक है, तो इससे आप समझ रहे हो कि ये आर्टरी की बात कर रहा है। ठीक है, नहीं ये आर्ट्रिया नहीं है। ठीक है, ये उसकी जगह आप ये लिखो एट्रिया, जो हार्ट का ऊपर वाला जो चैम्बर है उसकी बात कर रहा है वो, कि द वॉल ऑफ एट्रिया इज थिन मेड ऑफ पैक्टिनेट, यानी हार्ट का ये जो अपर वाला चैम्बर था, ये जो अपर वाला एट्रिया जो चैम्बर है, ये जो होता है ये थिन मसल का बना होता है, और ये जो मसल होती है ये कौन सी होती है, ये पैक्टिनेट मसल होती है। क्योंकि हार्ट भाई आपका एट्रिया से ब्लड किस में आएगा, अभी नीचे आएगा आपका वेंट्रिकल में, तो जो पंपिंग की जिम्मेदारी है वो कौन लिया है, वेंट्रिकल लिया है, तो वेंट्रिकल आपका थिक होना चाहिए, क्योंकि वेंट्रिकल पंप करेगा, और जब चीज़ आप झटके में पंप करते हो तो जो पंप कर रहा है उसकी वॉल मोटी होनी चाहिए, अगर वॉल मोटी नहीं होगी तो फिर फटने का या टूटने का डर होगा। तो इसीलिए वेंट्रिकल की लेयर थिक होती है मसल, और एट्रिया की जो होती है वो थिन होती है, तो वहाँ आर्टरी नहीं है, वो एट्रिया है, उसको आप सही कर लो। ठीक है, एंड क्लियर हो गया। एंड ऑल्सो वॉल ऑफ आर्टरी इज थिकर टू सस्टेन हाई प्रेशर, ये वाला तो ये जनरली मैंने समझा दिया पॉइंट। ठीक है, मैं ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज द रेट ऑफ हार्ट अटैक इन मैन इज मोर देन वुमेन। ठीक है, साइंटिफिक। इसका देखो बच्चों दो कारण है। पहला जो इसका रीज़न है, पहला रीज़न इसका ये आता है कि जो
माना ये जाता है कि देखो जैसे जो मेल होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा अपनी फीलिंग को, इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो बात उनके दिल में अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से उनके हार्ट पर एक फिजिकली एक लोड पड़ता है, कि इमोशनली एक उनके अंदर लोड पड़ता है। जब हार्ट पे लोड पड़ता है तो वो अपना पंपिंग सेट बढ़ा देता है, और पंपिंग जब बढ़ाता है वो, तो इसी पर्टिकुलर केस में उनको हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। बाकी साइंटिफिक रीजन में आप ये देखो, आपने अगर नोटिस किया होगा, ह्यूमन मेल का हार्ट बड़ा है, ठीक है, लगभग 300 ग्राम का है, और फीमेल का जो है वो छोटा है। तो जिसका हार्ट बड़ा होगा तो उसको सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो बड़े हार्ट के होने की वजह से सप्लाई नीड ज़्यादा हो जाती है। प्लस एरिया बड़ा होगा तो कोलेस्ट्रॉल के जमने की या ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की भी समस्याएं ज़्यादा रहती हैं मेल में, क्योंकि हार्ट बड़ा है तो ये कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में जमने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा इसीलिए मेल में हार्ट अटैक की चांसेस फीमेल से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। बाकी और भी कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए, आई थिंक डाउट आप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना ईजेशन, ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना होगा कुछ आपको। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका ईजेशन, ठीक है। ईजेशन की बात कर लेते हैं। ईजेशन क्या होता है? देखो, न्यूट्रिशन में आपने क्या देखा था कि हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को हमने इनटेक किया तो उसको हमने पर्टिकुलरली क्या नाम दिया? उसको हमने पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन नाम दिया, ठीक है। फिर उस फूड का डाइजेशन हुआ तो उसको हमने डाइजेशन नाम दिया। अब उसके बाद फिर हमने रेस्पायरेशन में एनर्जी को प्रोड्यूस किया एरोबिक रेस्पायरेशन के थ्रू। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से उसको ट्रांसपोर्ट किया। अब क्योंकि आपका फूड कंप्लीटली हो गया है डाइजेस्ट और हो गया है कंप्लीटली एब्जॉर्ब, अब फाइनल जो स्टेज आती है वो आती है आपकी एक्सक्रीशन की या ईजेशन की, ठीक है। तो जो भी फूड आपका अनडाइजेस्टेड है, जो आपकी बॉडी में जितना डाइजेस्ट होना था, जो भी फूड से विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, जो भी आपकी फूड से, जो भी आपके फूड से बॉडी को चाहिए होता था, उस फूड से बॉडी ने उसको पूरी तरीके से गेन कर लिया है। तो अब जब आप किसी चीज़ से पूरी चीज़ गेन करते हो तो वेस्ट बचता है कि नहीं बचता है? भाई, गन्ने का रस, आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है, तो आप दुकानों पे जाओ जनरली तो आप देखो ना कि गन्ना 3-4 बार लगाते हैं, 4 से 5 बार लगाएंगे फिर, क्योंकि अब उसमें से रस निकलने नहीं वाला है तो उसको जनरली फिर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, कि अब वो वेस्ट हो गया है। सेम ऐसे ही आपके फूड से जितना न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल ले सकते थे वो निकाल लिया गया। अब क्योंकि जो नहीं हो रहा है तो वो तो वेस्ट हो गया, तो अब वो बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि अगर बॉडी में इकट्ठा होगा तो वो हार्मफुल बीमारी क्रिएट सकता है, बैक्टीरिया, वायरस उसमें क्रिएट हो सकते हैं, तो इसीलिए बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसमें 2 टॉपिक्स हैं जिनको पहले आप क्लियर कट दिमाग में रखो। एक होता है आपका ईजेशन और एक होता है आपका एक्सक्रीशन। पहले तो दोनों में डिफरेंस रखो। जब भी बात ईजेशन की आती है तो ईजेशन में किया जाता है कि अनडाइजेस्टेड फूड अगर बॉडी से बाहर निकल रहा है, अगर आपकी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर किया गया है, ठीक है, तो उसको हम जनरली बोलते हैं ईजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम योर बॉडी इज नोन एज ईजेशन। याद है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम वाले रीजन में अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके रखा जाता था, स्टोर करके, कि जरूरत पड़ने पर बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन में क्या होता है, आप इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हो, ठीक है। बॉडी का जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जब आप उसको बाहर निकालते हो तो उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस वेस्ट जनरली इसका जो आप कैसे निकालते हो, जैसे यूरिन, तो यूरिन के, आपने यूरिन का टेस्ट होता है ना, यूरिन का टेस्ट, तो यूरिन के ये आपका एक नाइट्रोजनस कंपोनेंट होता है आपका। यूरिन को जब एनालिसिस किया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन के ही कंपाउंड होते हैं आपके बॉडी में, ठीक है। अब आपने, अगर आपको ध्यान दिया होगा, मैंने आप बोला था कि जो आपके बॉडी का जो सेल है, उस सेल का जो वेस्ट निकलता है वो शायद याद होगा क्या निकलता है? अमोनिया निकलता है, ठीक है। और आपकी जो बॉडी है, और आपकी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो क्या निकलता है? वो निकलता है यूरिया, NH2CO NH2। क्या नाम है इसका? यूरिया,
आगे मिलेगा आपको। तो सेल का वेस्ट हो गया अमोनिया, बॉडी का वेस्ट हो गया यूरिया। बीच में आपको याद होगा इस कन्वर्जन को, क्योंकि लड़ाई हुई थी ना, तो बीच में लिवर आया था, लिवर ने अमोनिया को लिया था और यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया था। तो आपके यूरिन में यूरिया का कंपोनेंट या यूरिया मिलता है। यूरिया के अंदर देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, और ये मिलता है आपके यूरिन में। तो अगर आप अपनी बॉडी से यूरिन पास आउट कर रहे हो, दैट मीन्स आप नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर कर रहे हो, मतलब आप एक्सक्रीशन कर रहे हो। जब आप अपनी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल बाहर करते हो, ठीक है, तो उसको हम जनरली ईजेशन बोलते हैं। तो पहले दोनों में डिफरेंसेस क्लियर रखो, ये बहुत पूछे जाते हैं, मतलब बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें। तो ईजेशन एंड एक्सक्रीशन, इन दोनों में कन्फ्यूजन मत रखना, अच्छे से इसको नोट कर लो और फिर अगर में नोट लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, मैंने बता दिया। अब आपके पास क्या, देखो जो कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, इसका तो जनरली उतना नहीं है, जो मेन है आपका, क्योंकि आप भाई यूरिन एक्सक्रीट करते हो तो हमको यूरिन से रिलेटेड ही पढ़ना पड़ेगा। तो जो कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट है आपके पास, ठीक है, वो आप तीन होते हैं। या तो आपकी बॉडी से अमोनिया निकल रहा होगा, या तो आपकी बॉडी से यूरिया बाहर निकल रहा होगा, और या तो आपकी बॉडी से यूरिक एसिड निकल रहा होगा। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं जिनकी बॉडी से अमोनिया वेस्ट के तौर पर निकल सकता है, यूरिया निकल सकता है और यूरिक एसिड भी निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू मेन होम्योस्टैटिक या होम्योस्टेट। एक्सक्रीटरी सिस्टम, सबसे बड़ी बात है प्रेजेंट क्यों होता है। देखो, आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रहे, आपकी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन बैलेंस रहे, आपकी बॉडी पर्टिकुलर बैलेंस पे खड़ी रहे, बनी रहे, होम्योस्टेट सही रहे उसका, ठीक है, उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का होना ज़रूरी है। जैसे कितना वाटर कंटेंट होना चाहिए, ये सब का वैसे तो ये सब बॉडी में मेंटेन रहता है, ठीक है। अब क्योंकि आपके जो 10th क्लास में है वो ये नहीं है डिटेल में उतना, कि अमोनिया अगर निकलता है तो क्या होगा। तो जैसे अमोनिया से जनरल याद रखो, अमोनिया जनरली आपका जो वाटर में रहते हैं, जैसे एम्फीबिया हो गए, एक्वाटिक इंसेक्ट हो गए, इन सब का जो वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके जो यूरिया निकालते हैं, ठीक है, मतलब यूरिक एसिड निकालते हैं अगर, तो वो आपके जनरली हो गए बर्ड हो गए, लेजर्ट हो गए, तो वो तो यूरिक एसिड निकालेंगे। एंड थर्ड लास्ट जो आते हैं वो यूरिया निकालते हैं, तो यूरिया में हम आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इतना डिटेल नहीं है, इंडिविजुअली आप बस याद रखो कि अगर अमोनिया एज अ वेस्ट निकलता है तो उनको हम अमोनोटेलिक बोलते हैं, ठीक है। आप बस इतना ही याद रखो, बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है आपका, ये अमोनिया हो सकता है। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया होगा तो ऐसे पर्सन को हम, मतलब ऐसे इंडिविजुअल या जो भी जानवर होंगे उनको हम बोलेंगे अमोनोटेलिक। और क्योंकि इनका जो एग्जाम्पल है ये जनरली एम्फीबिया होते हैं, एम्फीबिया, या आप बोल सकते हो एक्वाटिक इंसेक्ट। जितने पानी में रहने वाले जानवर हैं वो सब अमोनोटेलिक ही होते हैं। सेकंड आ गया आपका, अगर यूरिक एसिड बाहर होता हो, ठीक है, एक्सक्रीशन के तौर पर, तो उसको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ये जनरली आपका बर्ड्स में होता है, लेजर्ट में होता है, ठीक है। इनका जो वेस्ट होता है, ये जो होते हैं ये यूरिकोटेलिक होते हैं। एंड थर्ड जो आते हैं वो आते हैं आपके यूरियोटेलिक। और तो यूरियोटेलिक मतलब यूरिया जो रिमूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे यूरिया रहेगा और इनकी बॉडी से यूरिया निकलेगा तो इनको हम यूरियोटेलिक बोलेंगे, ठीक है। और इनका जो एग्जाम्पल हो गया वो आपके हो गए मैमल्स हो गए, ठीक है। तो ये जनरली है, डिटेल है नहीं 10th में, बस आप इतना भी याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद आता है आपका किडनी, ठीक है, क्योंकि हमें मैमल्स का ही पढ़ना है। तो उसके बाद आता है आपके पास किडनी, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम हम चलिए पढ़ लेते हैं। अब क्योंकि ह्यूमन का एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, आपको फिगर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं समझा दे रहा हूँ। पहली बात तो आप फिगर को ध्यान से देखो।
इसमें आपके पास 2 किडनी होती हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या जरूरी है, क्या क्या पोर्शन, क्या क्या पार्ट होने चाहिए। इसमें आपके पास 2 किडनी है, एक आपके पास राइट किडनी, एक आपके पास लेफ्ट किडनी है। ये पहला पोर्शन जोड़े में होती है। दोनों किडनी से एक ट्यूब निकलती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। दोनों किडनी से निकलेगी वो यूरेटर, और एक कॉमन चैम्बर में जाके ओपन होती है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। एक कॉमन चैम्बर होता है जिसमें जाके ओपन होता है, उसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ फिर वो आएगा आपका यूरेथ्रा में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। तो बस ध्यान में रखो, 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो ये शायद क्लियर हो गया होगा। किडनी की जो मतलब पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो लंबाई इंटू चौड़ाई होती है वो लगभग 12.5 इंटू लगभग 5.7 होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो 2 ट्यूब आती है। एक आती है रीनल आर्टरी जो ब्लड को लेकर आने का काम करती है, ठीक है। एक्चुअली किडनी क्या करती है, आपके ब्लड को फिल्टर कर देती है, आपकी बॉडी का जो वेस्ट होता है उसको, वो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर कर देगी आपकी खून से, और जो यूजफुल चीज़ें हैं उनको आपके ब्लड में रहने दिया जाता है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो होता है वो लिवर भी करता है, याद रखना मैंने बताया है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड लिवर भी करता है, लेकिन क्योंकि लिवर को और भी काम होते हैं तो उसके लिए स्पेशलिस्ट किडनी रखी गई है, भगवान ने किडनी दिया है, बट आप जाने रहना, ठीक है। तो रीनल आर्टरी जो होता है वो ब्लड लेकर आ रहा होता है, और रीनल वीन जो होता है वो वापस ब्लड लेकर जा रहा होता है, ठीक है। तो अगर अब आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि मैं एक शॉर्ट समरी अगर बताऊं ऐसे, अगर मान लीजिए ये आपका एल्वलाई है, ठीक है, ये आपका एल्वलाई हो गया। एल्वलाई से O2 किस में इंटर करेगा, पल्मोनरी वीन में इंटर करेगा, ठीक है। पल्मोनरी वीन से ये किस में जाएगा, ये जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा ऑर्टा में, ठीक है। बिगेस्ट आर्टरी मानी जाती है इनको ऑर्टा। ऑर्टा आगे चल के आपका डिवाइड होगा कई छोटे छोटे पार्ट्स में, और वो जो छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं वो आपकी आर्टरी होती है, ठीक है। अब आर्टरी के बाद ये बॉडी में कर दिया जाता है। अब अगर ये ब्लड जो होता है वो अगर किडनी के पास जाएगा, किडनी के पास, तो किडनी के पास जो ब्लड लेकर जाता है वो होता है रीनल आर्टरी, ठीक है। तो रीनल आर्टरी के थ्रू आपका जो ब्लड है वो आपके किडनी में एंटर हो गया, आपके किडनी में ब्लड फिल्टर हो गया, और फिल्टर होने के बाद ये आपका जो ब्लड है ये रीनल वीन के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। अब रीनल वीन के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा तो फिर ये पहले देखो किस में जाएगा, आपका वेन में जाएगा, ठीक है, ठीक। अब वीन के बाद फिर आपका धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर आई थिंक आपको याद होगा ये इंफीरियर वेना कावा में एंटर करेगा। इंफीरियर वेना कावा से फिर ये एंटर करेगा किस में, आपका राइट एट्रियम में एंटर करेगा। राइट एट्रियम से ये फिर किस में एंटर करेगा, राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड बाहर निकलेगा और थ्रू पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी ये वापस एल्वलाई को भेज दिया जाएगा। तो आई थिंक अब देखो आपको समझ, एल्वलाई से O2 लिया, पल्मोनरी वीन, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ऑर्टा में गया, ऑर्टा आर्टरी में खुली, आर्टरी फिर आगे पूरे बॉडी में हर जगह सप्लाई की। तो अगर वही ब्लड आपका किडनी में आएगा तो रीनल आर्टरी के थ्रू आएगा। किडनी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, अभी आपको बताएंगे। किडनी ब्लड आपका फिल्टर हो गया, फिर किडनी से ब्लड रीनल वीन के थ्रू बाहर निकला, रीनल वीन आगे चल के वीन में खुला, वीन फिर इंफीरियर वेना कावा, वो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से एल्वलाई, ठीक है। अब क्योंकि बॉडी में भाई किडनी यूज भी करेगी, बॉडी यूज करेगी, तो किडनी में क्योंकि ब्लड फिल्टर होने जा रहा है, तो इस वाले जो बॉडी में इसमें जो रहता है वो जनरली आपका CO2 ही निकलता है, ठीक है। ये सब जो जा रहा है आपका यहाँ सब आपका CO2 ही जा रहा होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये चार्ट आपको क्लियर हो गया एक्चुअल में। अब ये जो बीच का पोर्शन है ना, तो देखो किडनी में ब्लड आता किसके थ्रू है, रीनल आर्टरी के थ्रू, और किडनी से ब्लड बाहर जाता कैसे है, रीनल वीन के थ्रू। तो अब ये किडनी में होता क्या है,
ऐसे कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, क्या काम करते हैं, तो ये जो डिटेल है अब आपको यहाँ पढ़ना है कि किडनी में कौन कौन प्रेजेंट होता है, कैसे कैसे, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा, ठीक है, ये बता दिया मैंने। उसके बाद सेकंड पोर्शन क्रॉस लगाया गया है आपके लिए, तो आपके लिए नहीं है वो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। किडनी ऑफ ह्यूमन इज मेटानेफ्रिक, दैट इज मोस्ट एडवांस किडनी, हैव एबिलिटी फॉर बेटर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ह्यूमन की जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक होती है, वो इसलिए क्योंकि सबसे मोस्ट एडवांस किडनी होती है, सबसे जानवरों में, मैमल्स में सबसे एडवांस किडनी होती है किसी ब्लड को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। राइट किडनी इज स्लाइटली लार्जर, जो राइट वाली किडनी होती है वो स्लाइटली लार्जर होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए वो कटी गया है, किडनी इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन, ये भी आपके कोई काम का नहीं है, तो ये भी पॉइंट काट दिया गया है, ठीक है। तो जो पॉइंट कटे हैं उनकी आप चिंता मत करो, वो आपके नहीं है, वो 10th में, वो आपके 11th में मिलेंगे, ठीक है। अब किडनी के अंदर एक उसका फंक्शनल यूनिट होती है, जैसे आपके बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट या फंडामेंटल यूनिट आपके बॉडी का कौन है, नेफ्रॉन होता, सेल होता है, वैसे ही किडनी के जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है वो आपका नेफ्रॉन होता है। मतलब एक्चुअल में जो फिल्ट्रेशन की जिम्मेदारी है वो कौन लिया है, नेफ्रॉन। तो ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में एंटर तो होता है, बट किडनी के अंदर आपका नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, और वो जो नेफ्रॉन होता है वो नेफ्रॉन ही आपके ब्लड को फिल्टर करता है। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनी, ठीक है। लगभग नियरली 1 मिलियन प्रेजेंट इन ईच किडनी, एक किडनी में 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख, दोनों किडनी में कितने हो गए, 20 लाख। क्वेश्चन फ्रेमिंग याद रखना, क्या पूछा है, बोथ किडनी, हाफ किडनी, लाख में पूछा है या मिलियन में पूछा है। एक किडनी में 1 मिलियन, 2 किडनी में 2 मिलियन, दोनों किडनी में 20 लाख, एक किडनी में 10 लाख, तो ये याद रखिएगा, ठीक। नेफ्रॉन आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बता दिया। नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है उसका ग्लोमेरुलस और सेकंड होता है उसका रीनल ट्यूब्यूलस, को हम बोलते हैं मालफिजियन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट है आपका ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे फिगर में समझ लो जनरली कि होता क्या है, ठीक है, वो फिगर आपको दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखो फिगर मेरी बहुत, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है नहीं वैसे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, फिगर मेरा बहुत अच्छा है नहीं, तो आई होप आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, अब ये जो आपका किडनी है जिसमें मैंने बोला है कि नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसमें देखो ये यहाँ से एक बहुत मोटी सी अब देखो आपका जो ब्लड है वो पहले तो किडनी में किसके थ्रू इंटर किया, रेनल आर्टरी के थ्रू इंटर किया। एक बार रेनल आर्टरी से जब वो किडनी में इंटर कर जाएगा तो किडनी में इंटर करने के बाद अब उसको नेफ्रॉन में जाना है, तो नेफ्रॉन तक उसको ले जाने का जो जिम्मेदारी होता है वो उठाता है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है, उस ब्लड को जो रेनल आर्टरी से आ रहा है उस ब्लड को एफरेंट आर्ट्रियोल नेफ्रॉन के अंदर ले जाने का काम करता है। ये जो अब मैंने ये एफरेंट आर्ट्रियोल, अच्छा एक बात और याद रखना, एफ्रॉन आर्टिकल जो होता है ये थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, मोटा होता है थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा थिक होता है। अब मतलब उसकी ल्यूमेन जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब ये आएगा नीचे, एक
कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बाउल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है कप शेप का, कुछ ऐसे आपका एक ऐसे मान के चलो ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो कप शेप होता है इसको बोला जाता है बाउमैन्स कैप्सूल, ठीक है, इसको बोला जाता है बाउमैन कैप्सूल। अब इस बाउमैन कैप्सूल के ऊपर आपका एफरेंट एट्रियोल आता है और लगभग इसमें कई से चक्कर वो ऐसे 3-4 चक्कर वो एक दूसरे में ही मारते हैं। ये जो इनके कई सारे चक्कर होते हैं, इन्हीं सारे चक्करों को एक साथ मिला के ही हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस। जैसे आपने स्मॉल इंटेस्टाइन देखा ना, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम आपका एक साथ उसी में ऐसे 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 करके मिला होता है, सेम वैसे ही ये एफरेंट आर्टरियल आगे ऐसा आप खूब उसी में मिला होता है, फिर वो फाइनली बाहर निकल जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, और जो वो स्ट्रक्चर पर्टिकुलर बनता है ऐसे ऐसे करके गोल गोल करके, उसी को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जब बाहर निकलता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम हो जाता है इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। तो आता किससे है? आता ये एफरेंट आर्टरियोल से है, और निकलता कैसे है? ये इफरेंट आर्टरियोल से। और ये जो होता है ये थोड़ा थिन होता है, थिन इन द सेंस आगे ल्यूमेन इसका पतला, जैसे एफरेंट मोटा होता है उसमें ब्लड आराम से आता है, लेकिन जैसे जैसे एफरेंट आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसकी जो साइज होती है वो थोड़ी थोड़ी पतली होती जाती है। क्योंकि जैसे आप इमेजिन करो, कोई बहुत मोटे पाइप से अगर पानी अचानक आ रहा है, स्लोली स्पीड में आ रहा है, और अचानक अगर आगे पाइप छोटी हो जाती है, पतली हो जाती है, ल्यूमेन उसका पतला हो जाता है, तो पानी की स्पीड बढ़ नहीं जाएगी और ऑटोमेटिक एक फिल्ट्रेशन, एक दबाव वहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है, ये जो आपका बाउमैन कैप्सूल है, क्योंकि यहाँ पे पाइप हो जाती है पतली, तो यहाँ पर पाइप पतली होने से यहाँ फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो बहुत ज़्यादा डिटेल है नहीं क्लास 10th में, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एफरेंट आर्टरियोल से आगे बढ़ा, ग्लोमेरुलस और बाउमैन कैप्सूल में आपका पहला फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है, पहला फिल्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया। आपके ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, इनको आगे पास ऑन कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे पोर होते हैं, उन पोर की साइज इतनी छोटी होती है कि उस साइज के मुताबिक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट की साइज बड़ी होती है, वो निकल नहीं पाते हैं तो वो आगे प्रोसीड कर दिए जाते हैं। बाकी जो ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गए, आपके कुछ मिनरल्स हो गए, वो सब इन सब से, वाटर हो गया, इन सब के पोर से बाहर निकल जाता है। तो पहला फिल्ट्रेशन आपका यहाँ पर कर दिया गया। अच्छा, इसका नाम भी रखा गया जनरली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसको हम जनरली यहाँ वाला जो होता है इसको नाम रखे हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये सब एनसीईआरटी में 10th क्लास में नहीं मिलेगा, आपको डाउट ना हो इसलिए बता देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद आप नीचे आओगे, ठीक है। जैसे ही आप नीचे आते हो आपको एक घुमावदार रास्ता मिलता है, ठीक है, आपको एक घुमावदार रास्ता मिलता है। ये एक्चुअली थोड़ा सा सही नहीं बना है, इसको मैं सही से बना देता हूँ थोड़ा। ये जो घुमावदार रास्ता होता है इसको बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसका नाम होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, तो क्योंकि ये बाउमैन और ग्लोमेरुलस के पास होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल। कन्वॉल्यूटेड का मतलब होता है दाएं बाएं, जिगजैग, और क्योंकि ट्यूब है तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ट्यूब्यूल होता है। उसके नीचे एक यू शेप का एक स्ट्रक्चर आपको मिलता है, दैट यू शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज हेनले लूप, ठीक है। यू शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हेनले लूप बोलते हैं। और हेनले लूप के बाद आपका फिर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्योंकि ये ग्लोमेरुलस और बाउमैन कैप्सूल से दूर होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डिस्टल, बाकी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समझ में आ गया। और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फाइनली आपका जाके ओपन होता है एक सेपरेट स्ट्रक्चर में, जिसको हम नाम दिए हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब आपको इसमें याद क्या रखना है,
पॉइंट नंबर 1 कहीं स्टार बना के लिख लो, कलेक्टिंग डक्ट इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, ये दिमाग में बात याद कर लो, रख लो, बहुत बच्चों को डाउट होता है इसमें। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। नेफ्रॉन का पार्ट सिर्फ कौन कौन है? नेफ्रॉन का पार्ट आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ग्लोमेरुलस हो गया, बाउमैन कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया, हेनले लूप हो गया एंड डीसीटी हो गया। इफरेंट एंड एफरेंट भी नहीं माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लाते हैं ले जाने का, लेकिन जितने मैंने स्टार बनाए हैं वो सब आपके नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं, बाकी कलेक्टिंग, एफरेंट, इफरेंट ये सब नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा देख लो, आपका फिल्टर यहाँ पे आया, जैसे जैसे ये फिल्टर नीचे आ जाए, आपका ब्लड जैसे जैसे नीचे आने वाला होता है, पीसीटी में आपका फिर से एक बार एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। तो क्योंकि फिल्ट्रेशन तो एक बार हो गया, अब पीसीटी को एक जिम्मेदारी दी गई होती है और बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो री एब्जॉर्प्शन, तो पीसीटी में क्या चलता है? री एब्जॉर्प्शन चलता है। अब होता क्या है इसमें, देखो आपके ब्लड में जो भी ग्लूकोज होता है C6H12O6, जो भी ग्लूकोज होता है वो 100% रीगेन कर लिया जाता है बॉडी में वापस। मतलब पीसीटी पूरा वाटर खींच लेता है, मतलब सॉरी पूरा ग्लूकोज वो खींच लेता है, जो भी विटामिन होते हैं उनको वो खींच लेता है, मतलब एसेंशियल रोल प्ले कर रहा है पीसीटी। आपकी बॉडी का ग्लूकोज बाहर के अंदर खींच ले रहा है, बॉडी में रीअब्जॉर्ब, विटामिन को वो रीअब्जॉर्ब कर ले रहा है, और साथ ही साथ वाटर, नमक को भी वो खींच लेता है, पानी को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे ये इधर रीअब्जॉर्ब होता जाएगा, ठीक है, एक बात याद रखना, जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा, अब क्योंकि हेनले लूप, फिर देखो यहाँ से आपका हेनले लूप स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बताओ, ये फ्लूइड नीचे नहीं आएगा, फ्लूइड नीचे आएगा, इसीलिए इसका नाम रखे हैं डिसेंडिंग हेनले लूप, क्योंकि फ्लूइड नीचे आ रहा है। जैसे जैसे फ्लूइड नीचे आएगा वैसे वैसे फ्लूइड कंसंट्रेटेड होता जाएगा, पानी उसमें कम होता जाएगा, क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन डीसीटी ने ऊपर कर लिया है। इसने एक्चुअल में खींचा, जानते हो किसको है? इसने एक्चुअली खींचा सोडियम को है। ये जो नमक आप खाते हो NaCl, उसमें जो नमक सोडियम Na होता है वो खींच लिया जाता है। नमक जहां जाएगा पानी उसके पीछे पीछे आएगा। आप एग्जाम्पल घर पे करके एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप एक प्लेट में नमक निकाल कर रख दो, ठीक है, और निकाल के रखने के बाद आप उसको बाहर रख दो, थोड़ी देर के बाद आप देखो नमक की चारों तरफ मॉइस्चर ऑटोमेटिक आ जाएगा, पानी आ जाएगा। वो रीज़न ये है कि नमक जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो नमक जहाँ जाएगा पानी पीछे पीछे। नमक आपका ट्रैक्टर है और पानी उसका ट्रॉली है, जहाँ वो जाएगा या जहाँ आगे वाली पहिया जाएगी पीछे वाली भी वहीं जाएगी। नमक आपके आगे वाली पहिया हो गई या नहीं, तो उसके पीछे पीछे, क्योंकि नमक निकला तो उसके पीछे पीछे कौन निकल जाएगा? वाटर भी निकल जाएगा साथ में, और वाटर निकलने से पीसीटी में लगभग वाटर कंटेंट निकल चुका होता है। तो जब तक वो हेनले लूप में एंटर करता है तब तक उसका लगभग पानी खत्म हो चुका होता है और फ्लूइड आपका कंसंट्रेट हो चुका होता है, ठीक है। धीरे 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 कंसंट्रेट हुआ। अब ये क्योंकि फ्लूइड यहाँ पहुँचेगा, उसके बाद फ्लूइड अप करना शुरू करेगा, ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, और ये जब चढ़ता है तो चढ़ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग हेनले लूप। इसको हम असेंडिंग हेनले लूप। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बहुत माइन्यूट वाटर को भेज दिया जाता है, बहुत माइन्यूट वाटर को भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका डीसीटी में फ्लूइड चला जाएगा। डीसीटी में एक बार फिर से एब्जॉर्प्शन होगा, अगर कुछ बचा बचा रह गया थोड़ा बहुत आपका कुछ, तो वो आपका डीसीटी में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और जब फाइनल टचअप हो जाएगा कि अब कुछ नहीं एब्जॉर्ब करना है, तो आपका जो भी फ्लूइड होगा वो कलेक्टिंग डक्ट में एंटर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो यही फाइनल था आपका कि एफरेंट से ब्लड आया, ग्लोमेरुलस में आपका फिल्ट्रेशन पहला स्टार्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद पीसीटी में आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है एसेंशियल कंपोनेंट्स के, ग्लूकोज, विटामिन मिनरल के। अब देखो बहुत लोग के यूरिन टेस्ट होता है ना, तो यूरिन टेस्ट में क्या बोलते हैं कि ग्लूकोज आ रहा है, शुगर मतलब आ रहा है, यूरिन में ग्लूकोज पास हो रहा है, शुगर है आपको। कैसे पता करते हैं वो? देखो यही पास करते हैं, अगर आपके बॉडी का नेफ्रॉन का पीसीटी अगर गड़बड़ होगा
तो वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और अगर वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो आपके यूरिन में ग्लूकोज मिल जाएगा, मतलब शुगर आपके बॉडी में मिल जाएगा अच्छा खासा। तो वो आपका मतलब बोलते हैं ना कि ग्लूकोज पास हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी किडनी खराब है, किडनी सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है, ठीक है। बाद में फिर आपका कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में आपका उसके बाद फिर यहाँ से बॉडी से बाहर करके फिर आपके यूरेटर में, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट जाके फिर सीधे यूरेटर में खुल जाएगा, यूरेटर से आपका पूरा जो यूरिन होगा वो आपका यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, फिर वहाँ पर स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका जनरली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, किसी पॉइंट कोई नहीं समझ में आया होगा तो आप इसमें पूछ लेना, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी जो इसमें डिटेल था मैंने लगभग आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी था, मतलब आई थिंक रेस्पिरेशन बोल रहा हूँ, एक्सक्रीशन में रिलेटेड जो भी था वो मैंने सारी चीज़ें इसमें लगभग आपको क्लियर कट कर दी गई हैं, ठीक है। एक बार फिगर आप बना लो, अच्छे से नोट कर लो इसको। चलिए, ये आपका हो गया। अब कुछ एसेंशियल, कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत देख लेते हैं, एक इंटरेस्ट आपको क्रिएट हो जाएगा। देखो, आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन सिर्फ किडनी ही नहीं कर रहा होता है, ठीक है। जैसे लीवर बताया फिल्ट्रेशन कर रहा होता है, किडनी भी आपका फिल्ट्रेशन कर रहा होता है, एक्सक्रीशन के लिए लीवर यूज होता है। उसके अलावा भी एक दो ऑर्गन और हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन other than kidney, lungs, liver and skin also help in the elimination of excretory waste, ठीक है। Our lungs remove large amount of CO2, लगभग 18 लीटर पर डे, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। तो ये आई थिंक आपको क्लियर होगा। लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सेक्रीट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स। मैंने सब क्लियर कर दिया आपको कि लिवर भी आपका एक्सक्रीशन करता है, मतलब कर सकते हो, स्किन भी आपका एक तरीके से एक्सक्रीशन कर रहा होता है, और लंग्स भी आपका एक तरह से एक्सक्रीशन ही कर रहा होता है, किडनी भी एक्सक्रीशन ही कर रहे होते हैं। तो ये लगभग और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी एक बहुत फेमस आपका है कि किडनी में लोगों को स्टोन हो जाता है, ठीक है। तो किडनी में जो स्टोन होता है उसको हम जनरली रीनल कैलकुली बोलते हैं, ठीक है, रीनल कैलकुली बोलते हैं। उसमें क्या होता है, यूरेटर में आपका जो स्टोन होता है वो फंस जाता है, ठीक है। जनरली आपने सुना होगा कि अगर पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन होता है तो वो नहीं ठीक होता है, वो दवा से नहीं, उसको आपको ऑपरेशन सर्जिकल कराना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप बताओ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज नोन एज, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो तुरंत पढ़ते टाइम ही, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, बिना नोट्स खोले, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज नोन एज, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल इज नोन एज। दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करते, चीटिंग नहीं करो, तुरंत देखो याद है या नहीं याद है। तो आपका जो गॉल ब्लैडर में होता है, गॉल ब्लैडर में जब आपका होता है तो उसको आप ऑपरेशन से ही, सिजेरियन से ही निकाल सकते हो बाहर, वो आपको दवा से नहीं ठीक कर सकते हो। बट अगर आपका किडनी में होता पथरी इसको बोलते हैं कॉमन में, तो अगर किडनी में पथरी होती है तो ठीक हो जाती है, ठीक है। रीज़न ये है कि एक्चुअली वो किडनी में नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये आपका जो किडनी होता है, ये जो आपकी किडनी है, तो किडनी से आपका जनरली क्या है, मैंने बताया ना, यूरेटर निकलता है, ठीक है। और ये यूरेटर आपका एक कॉमन चैम्बर में जाके ओपन होता है, जिसको मैंने यूरिनरी ब्लैडर बोला है। अब ये जो आपका दोनों से पार्ट निकल रहे हैं, इसको बोलते हैं यूरेटर। इस यूरेटर के यहाँ पर कहीं बीच में या कहीं भी, इस यूरेटर की पाइप में आपका स्टोन धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। वही सेम टू सेम जो वहाँ पे आपने पढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल हो गया, आप किसी चीज़ का सीड कर रहे हो तो इन सब का इंटेक, कैल्शियम कार्बोनेट अगर इंटेक ज़्यादा बढ़ रहा है, सेम स्टोन का कंपोनेंट वही है बट उसकी जगह चेंज है। तो अगर यूरेटर में कहीं भी अगर आपका स्टोन बन रहा है, तो अगर वो माइन्यूट है, बहुत छोटा है, बहुत ही बड़ा नहीं हो पाया है, तो यहाँ वाला कैसे ठीक होता है भाई, कहते हैं ना, उसको पानी ज़्यादा पियो, पानी पियोगे तो किडनी प्रेशर पड़ेगा, तो एक फ्लो पानी का देगा, तो जैसे जैसे पानी पियोगे तो वैसे वैसे तुम्हारा जो स्टोन होगा वो, क्योंकि छोटा होगा अगर, तो वो धीरे धीरे खिसक के वो कहाँ चला आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में चला आएगा, और फिर यहाँ से रिमूव करेगा, क्योंकि छोटा भी है अभी। बट एक्चुअली अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है ये भी, तो इसको भी सर्जिकल ही रिमूव करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ थी। आप और भी अगर कोई रिलेटेड हो, कोई अगर देखो अपने मन का कोई क्वेश्चन हो कि डाउट से, बायो में अक्सर डाउट होते हैं बच्चों को, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो बुक वाला जो सिलेबस में है, आपको अपना भी अगर कोई डाउट पर्सनली आ रहा हो अगर, ठीक है, तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि ये पर्टिकुलरली हमको डाउट हो रहा है। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि रिलेटेड हो भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना कोई बायो अभी तक के पढ़ाई में कोई भी डाउट अपना पर्सनली हो रहा हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, बता देंगे। बाकी ये मुझे लगा बता देना चाहिए कि पथरी वाला अक्सर बच्चों को दिमाग में आता है, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका। तो उम्मीद करते हैं लगभग ये पोर्शन आपका ये भी ख़त्म हो गया। और पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए, फ्लो में करते रहिए, आराम से धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, बस वीडियो का थोड़ा ये है कि एक दिन कभी गैप बीच में हो सकता है, ऐसा नहीं है आएगी, तो उसकी चिंता आप मत करिए। 1-2 दिन हो सकता है गैप हो जाए, ठीक है। तो बाकी पढ़ाई करते रहिए। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा कि कुछ और उसमें इम्प्रूव कर सकें धीरे धीरे। अभी बायो तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर देखते हैं केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। बाकी आप बताइएगा कि नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी तो फिलहाल प्लांट चलेगा, प्लांट के बाद फिर लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि स्टार्ट क्या करना है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। बाकी एक बार फिर से अच्छे से पढ़ाई करिए, बोर्ड आ रहा है आपका, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।